डियर स्टूडेंट, आज हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीएससी पार्ट 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में। देखिए, हम इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें बच्चों हम ये पढ़ चुके थे कि जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मेटल से लिगेंड को जोड़ता है या मेटल से लिगेंड जुड़ता है, तो वो जो मेटल की जो 5 डी कक्षक है, जो डी जनरेट सेट था जिनकी पांचों की ऊर्जा समान थी, उसका जैसे ही मेटल से लिगेंड जुड़ेगा उसका विभाजन हो जाएगा और उसके 2 सेट बनेंगे, T2G और EG। T2G जो था वो ट्रिपल डी जनरेट सेट था, मतलब उसमें 3 डी कक्षक थी, DXY, DYZ, DXZ। और EG जो था वो डबल डी जनरेट सेट था जिसमें 2 कक्षक थी, DX² to Y² और DZ²। ये हम पढ़ चुके हैं कि जैसे ही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मेटल से लिगेंड जुड़ता है तो EG जो सेट है उसकी ऊर्जा बढ़ती है और T2G की ऊर्जा घटती है। उसका डायग्राम भी हम पढ़ चुके हैं और उस डायग्राम के अंदर T2G की जो एनर्जी है एवरेज एनर्जी से हमने घटाई थी और EG की एवरेज एनर्जी से बढ़ाई थी, जो कि हम पूर्व के लेक्चर में बहुत ढंग से पढ़ चुके हैं। अब उसी को कंटिन्यूस में रखते हुए हम यहाँ पर जो है ये जो अष्टफल की संकुल है, इस अष्टफल के संकुल की हम जो है क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा की गणना करेंगे। इट मीन्स हमारा जो आज का टॉपिक है जिस पर हमारा मेन फोकस है वो है अष्टफल की संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा की गणना। इट मीन्स कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जिसको शॉर्टकट में हम CFSE बोलते हैं। और ये मोस्टली जो है आपको कैलकुलेट कराई जाती है और विविध प्रकार के कॉम्प्लेक्स वहाँ पर लेगा वो जो है एग्ज़ाम के अंदर, और उनकी CFSE की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करा। अब देखिए, CFSE की वैल्यू कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसके 2 फॉर्मूले हम यहाँ पर ले सकते हैं। CFSE जो है ऑक्टाहेड्रल के लिए बराबर जो है, यहाँ नोट्स में भी दिखाया गया है, बराबर कोष्टक के अंदर जो है -0.4x प्लस 0.6 बाई डेल ओ प्लस A पाई, या दूसरा इसका फॉर्मूला यहाँ पर यह है, वो है -4x प्लस 6 बाई, कोष्टक बंद कर देंगे अपन, और DQ प्लस A पाई। देखिए, यहाँ पर जो x है वो है T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या, और जो y है वो है EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या। पाई जो है औसत युग्मन ऊर्जा है, एवरेज पेयरिंग एनर्जी है, और A जो है स्मॉल a है वो युग्मित इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब देखिए, CFSE या क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा की गणना करने से पूर्व हम कुछ बातें यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है। वो ऐसे कौन से कारक हैं जो T2G और EG में कॉम्प्लेक्स बनने के बाद T2G और EG में इलेक्ट्रॉन के वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, या EG व T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का जो वितरण है वो 2 कारकों पर निर्भर करता है। जो फर्स्ट कारक है इसमें, फर्स्ट फैक्टर है यहाँ पर, वो है क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन, जिसको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, और या डेल ओ मीन्स ओ जो है यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए आता है, जिसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा। दूसरा यहाँ पर औसत युग्मन ऊर्जा, एवरेज पेयरिंग एनर्जी, जिसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाई से, एवरेज पेयरिंग एनर्जी। तो ये 2 फैक्टर है वो T2G और EG में इलेक्ट्रॉन के वितरण को या इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को, या इलेक्ट्रॉन आप कैसे भरेंगे, ये 2 फैक्टर है वो प्रभावित करते हैं। देखिए, यहाँ पर बच्चों एक बात बहुत आप अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है ध्यान में रखना। देखिए, एक है यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग एनर्जी, और दूसरा यहाँ पर वर्ड आ रहा है क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा, स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इन दोनों में फ़र्क आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए, आगे और भी क्लियर हो जाएगा। तो हम पहला फैक्टर लेते हैं जो T2G और EG में कक्षकों के
इलेक्ट्रॉन के वितरण को प्रभावित करता है, तो हम पहला फर्स्ट फैक्टर यहाँ पर फर्स्ट कारक ले रहे हैं जो है ये जो है क्रिस्टल फील्ड विभाजन ऊर्जा, और दूसरा हम ले रहे हैं यहाँ पर औसत युग्मन ऊर्जा। देखिए युग्मन ऊर्जा एवरेज पेयरिंग एनर्जी दो भागों से बनी होती है। नंबर 1 होता है इसमें कूलम्बिक प्रतिकर्षण, कूलम्बिक रिपल्सन, और दूसरा होता है एक्सचेंज एनर्जी, विनिमय ऊर्जा। अब ये कूलम्बिक प्रतिकर्षण क्या होता है, कूलम्बिक रिपल्सन क्या होता है? देखिए वह प्रतिकर्षण जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है उसको हम बोलते हैं कूलम्बिक रिपल्सन। अर्थात किसी कक्षक में उपस्थित एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के एक और इलेक्ट्रॉन डालकर युग्मित करने पर जो ऊर्जा देनी पड़े उससे हम बोलते हैं कूलम्बिक एनर्जी। नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो है एक्सचेंज एनर्जी। देखिए एक्सचेंज एनर्जी यहाँ पर क्या होती है, वह ऊर्जा की वह मात्रा जो समान चक्रण पैरेलल स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन का चक्रण एंटी पैरेलल करने पर देनी पड़ती है। जो पैरेलल स्पिन के इलेक्ट्रॉन थे उनको हम क्या करेंगे, एंटी पैरेलल, मतलब जो समान चक्रण के थे वो प्रति समांतर हो जाए तो उसको करने पर देनी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। अब इस प्रकार दो स्थितियां यहाँ पर बनेगी। ए बनेगी जब पाई इज लेस देन डेल ओ या डेल ओ इज ग्रेटर देन पाई। दूसरी यहाँ पर जो कंडीशंस बनेगी वो है पाई इज ग्रेटर देन डेल ओ, जो कि नोट्स में दिखा है। ए जो है हमने बाद में लिखा है और बी यहाँ पर इनिशियल लिख दिया। तो अब हम फर्स्ट कंडीशंस यहाँ पर ले रहे हैं। पाई क्या है, डेलो क्या है, ये ऑलरेडी हम पर क्लियर कर चुके हैं, नोट्स में है। तो अब देखिए यहाँ पर पहली कंडीशंस हम यहाँ पर ले रहे हैं कि जब पाई जो है वो लेस देन है डेल ओके, व्हेन पाई इज लेस देन डेल ओ, अर्थात जब प्रबल क्षेत्र लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। ये इसको दूसरे वर्ड्स में यहाँ पर समझ लीजिए। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का क्या मतलब है? देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब यहाँ पर यह है कि जब मेटल के साथ में स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा हो, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा हो तो वो ज़्यादा जो है मेटल की कक्षकों का स्प्लाइटिंग ज़्यादा ज़ोर से करेगा, और उस कंडीशंस में यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड यहाँ पर जनरेट होगा। तो यदि पाई जो है लेस देन है डेल ओ के या डेल ओ ग्रेटर देन है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा के समरस कक्षकों में प्रवेश करेगा। समरस मीन्स डीजनरेट कक्षकों में वो भरा जाएगा। या दूसरे वर्ड्स में मैं आपको सिंपली यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे ही मेटल से लिगेंड जुड़ेगा तो T2G और EG कक्षक में स्प्लाइटिंग होगा, T2G की ऊर्जा घटेगी और EG की यहाँ पर बढ़ेगी। तो क्या होगा, जब आप स्ट्रॉन्ग फील्ड या स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स यहाँ पर लेंगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड जो है यहाँ पर जनरेट होगा, जिससे T2G और EG का गैप ज़्यादा होगा। और जब T2G और EG का गैप अगर यहाँ पर ज़्यादा होगा तो T2G के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन जो है पहले भरेंगे और उनमें युग्मन होने के बाद ही EG में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर आगे हमने फिगर 1 आया है। मेटल के साथ में हमने एग्जाम्पल भी लेंगे आगे जाकर के। मेटल के साथ एक सेम मेटल लेंगे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगी, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होगा, उसकी स्ट्रक्चर सेम होगी। लेकिन मेटल के साथ हम एक बार स्ट्रॉन्ग लिगेंड जोड़ेंगे और दूसरी बार यहाँ पर जोड़ेंगे वीक। तो यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड जोड़ रहे हैं और उस कंडीशन में डेल ओ का मान पाई से ज़्यादा होगा। तो जहाँ पर आगे फिगर नंबर 1 है उसमें सी में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर। तो इस प्रकार से संकुलों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है और इस प्रकार के संकुलों को हम बोलते हैं स्पिन पेयर या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यहाँ पर डेलो का मान अधिक होता है तो संभवतः इन लिगेंडों का क्रिस्टल क्षेत्र प्रबल होगा। अतः इस प्रकार के संकुलों को हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी कहते हैं, प्रबल क्षेत्र संकुल भी कहते हैं, या इन्हें हम दूसरा नाम दे सकते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी इनको हम बोलते हैं, जो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। अब दूसरा जो इसमें जो है यहाँ पर जो नाम लिए मैंने, देखिए इन संकुलों को हम प्रबल क्षेत्र लिगेंड संकुल भी बोल सकते हैं, चक्रण युग्मित संकुल भी बोलते हैं। चक्रण युग्मित क्यों हो रहा है? यहाँ पर T2G में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने के बाद में ही EG में जाएगा। या इनको निम्न चक्रण संकुल भी बोल सकते हैं, या इनको आंतरिक कक्षक, क्योंकि क्या होगा कि इसमें T2G भरेगी तो EG खाली रहेगी तो आयोडाइजेशन में आंतरिक कक्षक भाग लेगी।
या इस प्रकार के संकुलों को हम सहसंयोजक संकुल भी कहते हैं। ये सभी नाम जो है से हम इन कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब कंडीशंस कौन सी थी? जब हमारा डेल ओ ग्रेटर देन था पाई से। अब हमारी दूसरी जो कंडीशंस इसमें बनती है वो ये है कि जब डेल ओ लेस देन है पाई या पाई ग्रेटर देन है डेल ओ से, तो या इसको दूसरा नाम बोलते हैं जब दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हो। क्या हो? दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हो। दुर्बल क्षेत्र मतलब वीक फील्ड लिगेंड हो। तो अगर मान लीजिए हमारा पाई ग्रेटर देन है डेल ओ से, तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उच्चतर ऊर्जा वाले कक्षकों में जाएगा। कहने का मतलब है कि जब मेटल से वीक लिगेंड जुड़ेगा तो वीक फील्ड जो है वहाँ पर जनरेट होगा। तो T2G और EG का जो गैप है वो वहाँ पर क्या होगा? कम। अब क्या होगा? T2G में इतना कम है कि T2G में एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में उस T2G कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। जब उस T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन EG कक्षक में जाएगा। इसलिए इसमें क्या होगा? इस प्रकार के कॉम्प्लेक्सेज में इलेक्ट्रॉन का युग्मन जो है नहीं होगा, या ये जो इस प्रकार का केस है, इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा के कक्षकों में युग्मन करने पर अधिक ऊर्जा व्यय होगी, जो कि हमने नेक्स्ट फिगर में यहाँ पर दिया है। तो इस प्रकार चक्रण युग्मित होने से बच जाएगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन का युग्मन होने से बच जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन T2G का EG में चल जाएगा। इसलिए इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं चक्रण मुक्त स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, या बोलते हैं इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि डेल ओ का मान यहाँ पर कम है। और इस प्रकार के इससे यहाँ पर जब डेल ओ का मान कम है वो तभी संभव है जब दुर्बल लिगेंड इस कॉम्प्लेक्स में मेटल से जुड़ा हो। अब चूंकि वीक लिगेंड जुड़ा है यहाँ पर, इसलिए इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स को हम वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, दुर्बल क्षेत्र संकुल भी कहते हैं, और इसको हम जो है बाह्य कक्षक संकुल भी कह सकते हैं। कहने का मतलब जिनके साथ वीक लिगेंड जुड़े हैं या वीक क्षेत्र लिगेंड है, जिनमें पाई ग्रेटर देन है डेल ओ से या डेल ओ का मान कम है, इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स है वो दुर्बल क्षेत्र संकुल कह सकते हैं। आप उसको चक्रण मुक्त संकुल कह सकते हैं, उनको उच्च चक्रण संकुल कह सकते हैं, बाह्य कक्षक संकुल कह सकते हैं, और इनको हम आयनिक संकुल भी कह सकते हैं। इन सभी नामों से इसको सभी नामों से हम यहाँ पर इनको बता सकते हैं, यह एक ही नाम है ये। तो इस तरीके से जो है देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल्स यहाँ पर ले रहे हैं। देखिए, COF6 3- कॉम्प्लेक्स, और दूसरा यहाँ पर ले रहे हैं CONH3 का 6+3 कॉम्प्लेक्स। ये संकुल लेते हैं। इन संकुलों में क्या होता है कि धातु जो है कोबाल्ट है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है दोनों में। इन दोनों ही कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है। इन दोनों ही कॉम्प्लेक्स की शेप ऑक्टाहेड्रल है। लेकिन इसमें इन कॉम्प्लेक्स में फ़र्क क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट +3 धातु से जो है F- लिगेंड यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और दूसरे कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट +3 से जो है NH3 लिगेंड यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा, इसको डायग्रामेटिक हम शो करें यहाँ पर। तो देखिए, जब हम इसमें ए फिगर के अंदर हम देखिए, फिगर नंबर 1 में एक पॉइंट देखिए आप, जब हमने कोबाल्ट से जो है F- लिगेंड जोड़ा है तो T2G EG का गैप यहाँ पर हमने कम दिखाया। जो B है, B का मतलब ये कोबाल्ट जो है, B का मतलब है कोबाल्ट 3 आयन, जिसकी 5 और D कक्षक भी जनरेट है यहाँ पर। जैसे ही कोबाल्ट +3 से F- लिगेंड जोड़ा है तो T2G और EG का गैप कम है। इट मीन्स कोबाल्ट +3 के पास में जो इलेक्ट्रॉन थे वो पहले T2G कक्षक में भर जाएंगे, EG में नहीं जाएंगे, पेयरिंग हो जाएगी। कोबाल्ट के पास में 27 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन इसकी ऑक्सीडेशन 24, इसका मतलब आर्गन के बाद में इसमें 6 इलेक्ट्रॉन 3D6 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 6 इलेक्ट्रॉन है वो T2G कक्षक में यहाँ पर भर जाएंगे। मैंने यहाँ पर भरे नहीं है, लेकिन आप इसको आप खुद भरना, देखना यहाँ पर। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो रहा है, एक फिगर के अंदर एनर्जी गैप कम है T2G का, इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन किसमें भर, जो 6 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर T2G कक्षक में पेयरिंग नहीं होगी, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में 2 इलेक्ट्रॉन EG में चले जाएंगे यहाँ पर। अगर हम डिटो यहाँ पर ये केस लें
डिटो केस लें, कोबाल्ट प्लस 3 से जैसा आप यहाँ दिखाया सी में दिखाया, फिगर 1 में सी में दिखाया, तो T2G के अंदर T2G और Eg का गैप बहुत ज़्यादा है, डेल ओ इज लार्ज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो NH3 जो लिगेंड्स है वो F माइनस लिगेंड की तुलना में एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब जब इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा है तो T2G Eg का गैप ज़्यादा है, तो कोबाल्ट प्लस 3 के पास में जो डी कक्षक में 3D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन थे, वो 6 इलेक्ट्रॉन T2G कक्षक में यहाँ पर भर जाएंगे और Eg में नहीं जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इसमें C के इसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होने से, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की होने से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग जो है T2G में हो जाएगा, Eg में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। डिटो अगर हम यहाँ पर F माइनस लिगेंड लें तो T2G Eg का गैप कम है, तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में Eg में चला जाएगा, फिर नीचे से स्टार्ट होगी पेयरिंग। कहने का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन जो है F माइनस जोड़ने पर तीनों में पाँचों में आ रहे हैं, फिर उसके बाद में एक कक्षक T2G में यहाँ पर पेयरिंग होगी। इस प्रकार से जो क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा है उसको जो है लिगेंड किस तरीके से प्रभावित करते हैं, लिगेंड किस तरीके से प्रभावित करते हैं, उसको यह डायग्राम में बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करके यहाँ पर समझाया गया है। ये जो बच्चों मैंने जो डायग्राम्स बनाया है यहाँ पर जो है, इसको आप भर के देखना। नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम जब आप CFSE कैलकुलेट करेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा कैलकुलेट करेंगे, तो वहाँ मैं बिल्कुल भर के दिखाऊंगा। ये आप इसको भरने की कोशिश करना। गैप दिखाया मैंने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड से, तो इसको आप देखना समझना। मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं भरे, कोबाल्ट में B जो है, जो डायग्राम में B है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आप जो है 3D में भरेंगे, मैंने भरा नहीं है यहाँ पर, इसलिए नहीं भरा। आप आगे जा करके हम जो है नेक्स्ट लेक्चर जो हम लेंगे कल, इसमें उस नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है हम क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा को, अभी तो हमने वो समझाया कि क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा को CFSE को कौन से कारक है वो प्रभावित करते हैं। अब कल हम जो है कल कंटिन्यूस में इसी लेक्चर में हम विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्स लेंगे और उन विभिन्न प्रकार के वो कॉम्प्लेक्स लेंगे जो एक्टोहेड्रल है, उनमें क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा की वैल्यूज को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। वो कॉम्प्लेक्स जिनका D1 से लेकर के D10 तक विन्यास है, और उन कॉम्प्लेक्स के साथ कभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड जोड़ करके कैलकुलेट करेंगे, कभी वीक लिगेंड जोड़ करके कैलकुलेट करेंगे। वहाँ ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो आज हमने जो है क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा CFSE को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा। आई होप आपको काफ़ी समझने को मिलेगा। थैंक यू। डॉक्टर HS गोस्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा।